नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम मंजू जी। जय सिया राम। सर, इधर मुल्ला मुनीर सीडीएफ बने और उधर पाक आर्मी ने इमरान खान को पागल घोषित कर दिया है। उनको गद्दार कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो मुजिबुर रहमान की बातें ज्यादा कर रहे हैं, जिन्होंने कि पाकिस्तान के टुकड़े करवाए थे, बांग्लादेश बनवाया था, इसलिए गद्दारी का काम है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या ये माना जाए कि सीडीएफ बनने के साथ इमरान खान को पागल घोषित करने के पीछे मुल्ला मुनीर की कोई खतरनाक साजिश है? इमरान खान का जनाजा निकालने की तैयारी चल रही है। इमरान खान को मृत घोषित करने की तैयारी चल रही है। इमरान खान क्या जिंदा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है। 3 दिन पहले उनकी बहन मिलके आई थी अदयाला जेल में। बाहर आके उसने कुछ चंद शब्द बोले थे। उसके अंदर भी उनकी खैरियत है, वो खैरियत से हैं, वो मुझे लग नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही कल रात को सीडीएफ बनते हैं, पहला फरमान जारी करते हैं कि इमरान खान पागल हो चुके हैं, देश के गद्दार हैं। अब कोई फोटोग्राफ क्यों नहीं रिलीज की गई है? सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वेयर इज इमरान खान, हाउ इज इमरान खान? उनकी फोटोग्राफ क्यों नहीं रिलीज नहीं की जा रही है? क्या उनको मार दिया गया है? क्या उनको पहले से ही दफना दिया गया है? क्या उनकी मृत फोटोग्राफ भी रिलीज होगी? ये सबसे बड़ी बात है। और अदयाला जेल के बाहर जिस हिसाब से जुलूस उमड़ा है लोगों का, और वहां पर वो जहां पर एक तरह से देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर विद्रोह जैसी स्थिति हो गई थी। यहां तक बात हो रही थी कि इमरान खान जो है, वो उनके अगर जनाजे का अगर शोक अगर वो न्यूज बाहर आ जाती है, लोगों का गुस्सा, आक्रोश पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट होना चालू हो जाएगा। पाकिस्तान आर्मी वो भी टेस्ट कर रही थी कि कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है, स्ट्रीट लेवल मोबिलाइजेशन कितना होगा, हमको कितने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सेक्शन 144 इम्पोज किया गया रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। और वहां पर पाकिस्तान के अंदर एक तरह से मिलिट्री रूल, मतलब अघोषित आपदा जैसा घोषित कर दिया गया, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, ये सिचुएशन हो गई थी। ऊपर से ये देखिए, जो शहबाज शरीफ थे वो घूमने निकल गए। वो कजाकिस्तान जाते हैं, वो जॉर्डन जाते हैं, लंदन में अपने भाई नवाज शरीफ से मिलते हैं। और उनको जनरली आना रहता है रावलपिंडी या इस्लामाबाद, वो जाते हैं लाहौर में। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक पावर ट्रांजिशन की भी बात हो रही है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती जा रही है। लोग जो है एक तरह से त्रस्त हो गए हैं इस दमनकारी सरकार से। और एक चीज देखिए, मुल्ला मुनीर ने अपने आप को एक तरह से डिक्टेटर साबित कर दिया है। वो सीरियस बन चुके हैं, उनको कोई भी अभी उनको टच नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने इनएफेक्टिव साबित कर दिया है। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया है। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो जज रहेंगे, उसकी भी अपॉइंटमेंट मुल्ला मुनीर करने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हम देख रहे हैं, एक तरह से आप वहां पर डेमोक्रेसी जो है एक तरह से मजाक बन के रह गया है। इवन वेस्ट में लोग बोलने लगे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री रूल्ड सरकार है, मिलिट्री रूल्ड डेमोक्रेटिक सरकार शहबाज शरीफ की, ऐसे बात होती है। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है खराब होती जा रही है और वहां पर विद्रोह जैसी स्थिति हर जगह है। उमेश जी, ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया है पाक आर्मी की तरफ से, इसमें कहा गया है कि जेल में बैठे हुए इमरान खान जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, गद्दार भी उन्हें घोषित किया जा रहा है। तो ऐसे में ये माना जाए कि जो गद्दार की सजा होती है पाकिस्तान में, क्या उस दिशा में आगे बढ़ रही है पाक आर्मी? क्योंकि अगर बेनजीर भुट्टो के पिता की बात की जाए तो उनके साथ भी तो ये सब कुछ हुआ था, उनको भी तो फांसी पर लटकाने से पहले गद्दारी घोषित किया गया था। देखिए, पाकिस्तान में अगर कोई भी पॉलिटिकल नेता अगर बहुत फेमस हो जाता है, उसको या तो निष्कासित कर दिया जाता है नवाज शरीफ जैसे, नहीं तो बेनजीर भुट्टो जैसे असैसिनेशन कर दिया जाता है। इमरान खान का भी वही हाल होने वाला है या हो चुका है जैसे बेनजीर भुट्टो का हुआ है। और परवेज मुशर्रफ को भी ऐसे ही निष्कासित किया गया है। मिलिट्री वहां पर पूरा शॉट्स कंट्रोल करती है। मिलिट्री सरकार के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। वहां पर जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उसको मिलिट्री की बात माननी पड़ती है। शहबाज शरीफ भी इसकी के लिए 3 दिन तक पॉलिटिकल नेगोशिएशन चलता रहा, जिसमें शहबाज शरीफ ने शायद अपनी कुछ शर्तें मनवाई हैं मुल्ला मुनीर को,
उसके बाद ही उनको सीडीएफ घोषित किया है। आज ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर जो खबरें आ रही है, जिसमें नवाज शरीफ जो बताते हैं, वो असली एक तरह से डिफेक्टो रूलर वो है, लंदन से वो कंट्रोल कर रहे हैं। और लोगों को ये भी मालूम है, जो दोस्ती है मुल्ला मुनीर और उनकी नवाज शरीफ की बेटी जो पंजाब की सीएम मरियम नवाज के बीच में, तो ये सब भी एंगल अगर लगा दिया जाए तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल टसल चल रहा है। पॉलिटिकल में ट्रांजिशन की बात हो रही है, कैसे पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री और जो शरीफ डायनेस्टी है अपना कब्जा बना के रखना चाहती है। ये पूरा एक चीज एक सोचने वाली बात है। उमेश जी, इमरान खान जो है वो एक तरह से मुल्ला मुनीर के लिए भी दुश्मन है, वो शरीफ बंधुओं के लिए भी दुश्मन है। इन सबको ये लगता है कि इमरान खान अगर नहीं रहे तो इनके लिए फायदेमंद बात है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो गई है मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच में या नवाज शरीफ के बीच में कि इमरान खान को ना छोड़ा जाए? सवाल फिर वही है कि वो जिंदा है या नहीं है। इसका सबूत तो उनकी बहन उज़मा भी जेल से लेकर नहीं आई थी। जो डायलॉग उन्होंने बोले थे कि वो अकेले में उनको रखा गया है, वो मानसिक तौर पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, वो बड़े गुस्से में है। सिर्फ यही 4 लाइनें उन्होंने बोली थी और ये कहा था कि मैं 20 मिनट तक उनसे मिली हूं। इसके अलावा वो भी कोई तस्वीर लेकर नहीं आई थी कि वो जिंदा है। तो सवाल तो फिर वही का वही है ना कि वो जिंदा है, और अगर है तो क्या उनको खत्म करने की तैयारी में लग गए हैं सारे के सारे लोग, क्योंकि सबको फायदा इसी में दिखता है कि इमरान खान जिंदा ना रहे। इमरान खान जैसे ही एलिमिनेट होते हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई नेता रहेगा नहीं, जो जन नेता नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी जितने भी जो भुट्टो फैमिली है या शरीफ फैमिली है, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। और मुल्ला मुनीर अपने आप को सीडीएस करार करके पाकिस्तान के अंदर वो डिफेक्टो रूलर बन चुके हैं, सुप्रीमो और पाकिस्तान वो बन चुके हैं। अब वो कोई भी डिसीजन ले, उनको कोई भी रोक नहीं सकता। आज उनके हाथ में पूरी आर्मी है, न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर भी उनके पास है। पाकिस्तान के अंदर उनके मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये जब कंप्लीट पावर आता है तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं। और उस बड़े के अंदर आप देखिए कि रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है, वो एक तरह से साजिश है कि भारत के अंदर आतंकवाद फैलाया जाए, एक नया टाइप ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर क्रिएट किया जाए, जिसमें भारत को नुकसान पहुंचाया जाए और पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन न लगे। पाकिस्तान ये सब काम करा रहा है अपने एक्सटर्नल एक्टर्स के थ्रू, वो अपने होम ग्रोन टेररिस्ट को भी यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत ने चेतावनी दी है कि अगर अगली बार पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट हमला हुआ भारत के ऊपर, कोई भी आतंकवादी ग्रुप ने किया, तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है, जितने भी लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जितने भी संगठन है, वो उनको पाक आर्मी की एक ऑक्सिलरी फोर्स, एक सहायक फोर्स मानेंगे। इसके लिए पाकिस्तान अभी जो नए नए फ्रंटियर्स है वो कल्टीवेट कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश का नाम आ रहा है। तो अंजू जी, सबसे बड़ी बात है कि टर्की में बजट पास हुआ, उसके अंदर कश्मीर के लिए एक फंड अलॉकेट किया गया है। आप देखिए कि आज जो है भारत के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा थ्रेट बन रहा है, जिसमें पाकिस्तान डायरेक्टली ना करके तो अपने जो फ्रेंडली नेशंस है, जैसे बांग्लादेश होता है, फिर टर्की होता है, आगे अजरबैजान भी हो सकता है, इनको यूज करेगा भारत के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा करने के लिए, डायरेक्ट अटैक करने के लिए, कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। और भारत को एक तरह से फोर्स करेगा कि वो एक तरह से उनको पर डायरेक्ट अटैक नहीं करवाएगा, वो नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करेगा। जैसे हाफिज सईद को वो भेजेगा बांग्लादेश के अंदर 8 से 9,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है भारत के खिलाफ टेररिज्म फैलाने के लिए। इन्होंने जमात मोमिनात एक नई फोर्स बनाई है, जिसमें 5,000 लेडीज को रिक्रूट किया है, जिसमें उनको सारी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है राजीव गांधी जी को भी एलटीटी ने ही एक वुमेन फिदाइन से उड़ाया था। सिमिलर समथिंग लाइक दिस अटैक वो भारत के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट भी करने की तैयारी कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, ताकि इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए और भारत के खिलाफ एक तरह से गजवाए हिंद चालू करने का इनका पूरा प्लान है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है अब्दुलानी अमन आजमी, उन्होंने किस तरह का स्टेटमेंट दिया है, जिनके पिता जमीयत इस्लामी के करता धरता है। वो क्या कह रहे हैं कि
बांग्लादेश तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक कि भारत के टुकड़े नहीं हो जाते। इस तरह की स्टेटमेंट्स भी तो आ रही है, और ये स्टेटमेंट्स कौन दिला रहा है? आईएसआई। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो आपने जिन जनरल का नाम दिया है, ये एक तरह से 1971 में इनके पिताजी जो थे गुलाम मलिक, उनको उनके ऊपर चार्जेस है हिंदू जेनोसाइड का। बांग्लादेश के सपोर्टर्स के जो लोग थे, उनको उन्होंने क्रश किया है। इन्होंने ये जो नफरत है अपने पिताजी से इन्होंने ली है, और वही बात वो कर रहे हैं जो ये ब्रिगेडियर लेवल का आदमी बोल रहा है, और उन्होंने ये स्टेटमेंट ढाका प्रेस क्लब में दी है। कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं है। ये जब ऐसे बोल रहा है कि भारत के टुकड़े करना है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये थ्रेट बहुत बड़ा रियल है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। लाल मोनीर हट जो वहां पर जो बेस है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बेस है, हमारे 20 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर है। वहां पर ऑलरेडी रनवे बन चुके हैं, वहां पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लग रहे हैं, रेडार सिस्टम्स लग रहे हैं। 12 एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके हैंगर्स तैयार हो चुके हैं। चाइना से J-10C की एयरक्राफ्ट की भी ऑर्डर की जा रही है। कंप्लीट एक तरह से भारत को लॉक करने की तैयारी कर रहे हैं। वहां पर मिलिट्री प्रिपरेशंस हो रहे हैं ताकि भारत के ऊपर एक आर्म इन्वेशन किया जाए। भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसको कट करके नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कब्जा करने का पूरा प्लान किया है। इसके लिए ही आप ये देखिए, शेख हसीना को भी इसके लिए हटाया गया, क्योंकि क्योंकि अमेरिका चाहता था कि सेंट मार्टिन आइलैंड उसको मिल जाए। और जैसे ही शेख हसीना हटती है, जो बांग्लादेश के अभी शासक है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने विजिटिंग डिग्निटरीज को ग्रेटर बांग्लादेश के मैप देते हैं, जिसमें भारत का नॉर्थ ईस्ट को वो अपना भाग बताते हैं। एक तरह से भारत के खिलाफ कार्टोग्राफिक वॉरफेयर कर रहे हैं। उन्होंने सेम जो इमेज है, उन्होंने शमशाद मिर्जा को दी है, फिर उन्होंने टर्की के एम्बेसडर को भी दी है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इन्होंने घोषित कर दिया है कि भारत के खिलाफ वॉर करेंगे। और अब जो चेतावनियां आ रही है, जैसे ये ब्रिगेडियर ने दिया है, मेरा ये मानना है कि भारत सरकार सतर्क है। भारत सरकार ने अपनी सारी तैयारी कर चुके हैं। एक्सटर्नली तो भारत सरकार एक तरह से सबसे डील कर लेगी। सबसे बड़ी चिंता हमारी ये है, इंटरनली जो हो रहा है देश के अंदर, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भारत सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है। एज सिटीजन्स वी ऑल्सो नीड टू बी वेरी मच अलर्ट। हमें भी अलर्टनेस रखने की जरूरत है। और कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी होती है, आप अपने नियरेस्ट एनआईए सेल पे डायरेक्टली कर लीजिए। एनआईए के अंदर अगर आप ये रिपोर्ट करते हैं, तो वो जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, सारी एजेंसीज के साथ होती है। और आप ये देखिए, अभी राजस्थान के अंदर भी विस्फोटक पाए गए, जिसमें बताया जाता है 10 किलोमीटर की एरिया को वो एक तरह से फ्लैटन कर सकते हैं। इतना एक्सप्लोजिव मिला है। इससे पहले 3200 किलो का 3200 केजीज का अमोनियम नाइट्रेट मिला है। अमोनियम नाइट्रेट जिसने आप सोच लीजिए, जो पूरा गाजा को, जैसे 40 किलोमीटर वाला गाजा को ब्लास्ट कर सकता है, वैसा वो कर सकता है। और गुजरात के अंदर एक डॉक्टर जो था, जो चाइना जाके उसने पढ़ाई की है, वो वहां पर जैविक युद्ध की तैयारी कर रहा था। वहां पर वाटर सप्लाई को कंटेमिनेट करने की योजना थी, और पूरे भारतवर्ष में 32 जगह पर ब्लास्ट करना था। और ये भी देखिए, हाफिज सईद ने बोला भी है कि वो बाबरी मस्जिद को वापस बनाएंगे। और राम मंदिर के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट थ्रेट इश्यू किया है। और आज जैसे दिसंबर 6 है, जब भी ये आता है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां एक तरह से चौकस हो जाती है। और दिसंबर 17 तो 1971 को बांग्लादेश क्रिएट हुआ था। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अब मुल्ला मुनीर के पास एक तरह से कंप्लीट पावर आ चुका है। अब वो भारत पे हमला करवाएंगे बांग्लादेश के द्वारा। जिस बांग्लादेश को क्रिएट किया था भारत ने, उसी बांग्लादेश को यूज करेंगे भारत के खिलाफ। ये उनका नया प्लान है। इसके लिए वहां पर हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है, उसके ऊपर इतनी तवज्जो दी जा रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुल्ला मुनीर सीडीएफ अगर बना है तो कोई ना कोई नया गुल तो खिलाएगा। उसको पावर किस लिए चाहिए थी? उसको पावर चाहिए थी इमरान को एलिमिनेट करने के लिए, इमरान की दिक्कतें बढ़ाने के लिए। और दूसरा, उसको भारत के खिलाफ जिस तरह का जहर वो उगलता है, तो नया कांड तो करेगा ही। वो अमेरिका में बैठकर कहता है कि ईस्टर्न सेक्टर से हम भारत को टारगेट करेंगे, जामनगर की रिफाइनरी को टारगेट करेंगे। अब तो न्यूक्लियर बटन भी उसके हाथ में आ गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है उमेश जी कि अब तो पाक आर्मी के अंदर भी मुनीर के खिलाफ बगावत की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। वो जनरल
वहां का एक नोमान जकारिया है, वो भी तो कह रहे हैं ना कि कैसे बन गया ये सीडीएफ, मेरा भी तो नंबर था। देखिए, जिस हिसाब से मुल्ला मुनीर अभी आर्मी चीफ बने थे, उसी के ऊपर उनके जो प्रमोशन हुआ था, उसी पे क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये क्या है, आजीवन ये एक तरह से सीडीएफ बन चुके हैं। कहीं न कहीं पाकिस्तान में जो लॉन्ग सर्विंग जनरल्स हैं, जो हायरार्की को रिस्पेक्ट करते थे, वो दे आर फीलिंग चीटेड। नाउ अब उन्होंने एक तरह से बोलना चालू कर दिया है और मुल्ला मुनीर की इंटरनली उसकी पोजीशन वीक होती जा रही है। उसको डिसेंट आ रहा है पॉलिटिकली, लोगों से भी उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, मिलिट्री में भी उनके खिलाफ बगावत हो रही है, तहरीक-ए-लबैद के जो साद रिज़वी है वो उनके खिलाफ है, पीटीआई उनके खिलाफ है, अवामी एक्शन कमेटी जो कश्मीर में है वो एजिटेशन कर रही है, बीएलए कर रही है, टीटीपी कर रही है, फिर सिंध लिबरेशन आर्मी कर रही है। सब लोगों के खिलाफ ध्यान भटकाने के लिए वो भारत के ऊपर अगेन पहलगाम टाइप का अटैक कर सकते हैं। क्या वो ईस्टर्न सेक्टर में करेंगे या वेस्टर्न सेक्टर में करेंगे, ये देखने वाली बात है। पर भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, हाफिज सईद को एक्टिवेट किया जा रहा है, भारत के खिलाफ जो उत्तेजक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसमें क्लियर कट मंशा है कि वो कॉल कर रहे हैं जिहाद अगेंस्ट इंडिया। इट इज अ ग्लोबल जिहाद और टर्की भी इन्वॉल्व हो चुका है इसमें। टर्की ने जिस हिसाब से फंड्स अलोकेट किए कश्मीर के लिए, इट इज अ डायरेक्ट इंटरफियरेंस इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स। कहीं ना कहीं भारत को चौकसी रखनी पड़ेगी। एक्सटर्नल फ्रंट पे हमारे जो जयशंकर है वो काउंटर कर लेंगे, हमारी आर्मी काउंटर कर रही है, हमारा जो ईस्टर्न फ्रंट में हमारे जो कमांड स्ट्रक्चर है उनकी भी मीटिंग हुई है। हाशिमारा बेस पे 75 एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात कर दिया गया है, S-400 सिस्टम्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को इंस्टॉल कर दिया गया है, 3 नए गैरिसन बनाए गए हैं और भारत वेट कर रहा है कि कब बांग्लादेश कोई बेवकूफी करेंगे। 22 किलोमीटर का बॉर्डर को हम 220 किलोमीटर बॉर्डर करने के लिए रेडी है। हम तो ये वेट कर रहे हैं। और ऊपर से ये भी देखिए कि इन्होंने जो ये जिन्होंने बोला है कि भारत के टुकड़े-टुकड़े होने चाहिए, जिस ब्रिगेडियर ने, उन्होंने ये भी बोला है कि अगले साल एक और एक चीज़ है कि पानी के लिए भी हमको भारत तरसा रहा है। जबकि भारत ने अभी तक बांग्लादेश को सपोर्ट किया है थ्रू गंगा वाटर ट्रीटी। ये गंगा वाटर ट्रीटी जो है 2026 में इसको रिव्यू में आने वाली है। कहीं न कहीं आप ये देखिए कि बांग्लादेश डरा हुआ है कि जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हमने इंडस वाटर को ट्रीटी को अब्रोगेट किया है, क्या हम गंगा वाटर ट्रीटी को अब्रोगेट करेंगे? ये भी डर उनको सता रहा है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्दी स्टार्ट हो सकता है। अभी पुतिन भारत में है, इसके लिए पाकिस्तान चुप बैठा है और आगे जैसे ही ये विजिट खत्म होती है, हफ्ते भर या 10 दिन के बाद कुछ ना कुछ बड़ा बॉर्डर के बाहर होने वाला है। इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप और एक और एक चीज़ है, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि वो सत्ता में बने रहे और वो ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे, जिसमें वहाँ पर वो इलेक्शंस करवाने नहीं देंगे और इसी के लिए वो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर मुल्ला मुनीर और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस दोनों अपनी कुर्सी बचा सके। तो देखो, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट दोनों के सांसदों ने मोर्चा खोल लिया मुल्ला मुनीर के खिलाफ। उसकी तो अमेरिका में एंट्री पर बैन लगाने की मांग हो गई है, उसकी तो पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करवाने की मांग हो गई है, वीजा तक कैंसिल किए जाए, उसको मुंह ना लगाया जाए। अब तो ये चिट्ठी लिखी गई इन सेनेटर्स की तरफ से मार्को रूबियो को, तो उस पर भी तो गौर करना पड़ेगा ट्रंप को कि आखिर वो कितना आगे बढ़कर मुल्ला मुनीर को सपोर्ट करेंगे। आप याद कीजिए, यूएन ह्यूमन राइट्स ने भी तो कहा था कि जो पावर इसको दी जा रही है, 27th अमेंडमेंट जो की गई है इसके लिए, वो बहुत डेंजरस है। अंजू जी, सबसे बड़ी बात है, जो इनका पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल का जो चीफ है, उसने क्विट कर दिया है और दुबई भाग गया है। और मुल्ला मुनीर के साथ जो डील हुई थी, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो ट्रंप की कंपनी थी, वो डील एक तरह से खत्म सी हो गई है। जैसे ही उसने क्विट किया और पाकिस्तान से भाग गया, इमीडिएटली 42 सेनेटर्स ने लिखा है कि पाकिस्तान के जितने भी जनरल्स हैं, इनकी वीजा बैन किया जाए, इनकी प्रॉपर्टीज को फ्रीज किया जाए और ताकि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, इन्होंने ये वर्ड यूज किया है और जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज किया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो इनके फेवरेट में आता था, वो कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनसे खफा है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अपने फायदे से मतलब है। उसको ना तो पाकिस्तान से कोई मतलब है, ना भारत से मतलब है। ये एक ऐसा हो गया है कि जैसे ही उनका कमर्शियल फायदा हटता है, तब इन्होंने अपने रंग भी बदल लिए। अब ये देखने वाली बात है कि क्या जो पाकिस्तान ने जो सीड्स बोए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बांग्लादेश के अंदर
डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए हैं भारत को झुकाने के लिए, क्या ये फूलेगा, कैसे शेप लेगा? मुल्ला मुनीर और मोहम्मद यूनिस क्या दोनों मिलके क्या भारत के ऊपर हमला करेंगे? क्योंकि अभी तो मुल्ला मुनीर को पाक आर्मी में जो विद्रोह हो रहा है, बगावत हो रही है, सिर्फ वो नोमान जकारिया अकेले नहीं है, बहुत सारे और फौजी ऑफिसर्स भी इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, तो उससे भी तो निपटना होगा ना। डेफिनेटली निपटना होगा, सबसे निपटना होगा। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाक आर्मी के अगेंस्ट नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे फोर्सेस है जो इनके अगेंस्ट हो चुके हैं और इसी के लिए इन्होंने ये तैयार कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फ्रंट जो वो डायरेक्टली नहीं करेंगे, वो बांग्लादेश द्वारा करेंगे। इमरान खान को लेकर जिस तरह की हरकतें अब शुरू हुई हैं, ये क्या किस दिशा में आगे बढ़ती दिख रही हैं आपको? आने वाले 48 घंटे या 72 घंटे इमरान खान के लिए या उनके चाहने वालों के लिए बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि अगर पागल और गद्दार घोषित कर दिया गया है, जेल से लोगों को भड़का रहे हैं इमरान खान, अगर ये सारी बातें बोली गई हैं, तो इसका मतलब ये कुछ बड़ा कांड करने वाले हैं या कर चुके हैं इमरान खान के खिलाफ, यही मानकर चला जाए? सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान के बाद कोई भी एक लीडर नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर आर्मी को एक तरह से चैलेंज कर सकता है। तो पाकिस्तान आर्मी इनकी मौत की खबर की पुष्टि जल्द करेगी और उस समय जो भी डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, जो गुस्सा निकालना रहेगा, वो अलाउ करेगी, बट इन अ कंट्रोल्ड वे जिसमें उनको इस सत्ता को चैलेंज ना हो। आज पाकिस्तान आर्मी को वही डर लग रहा है जो श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में जब सरकार के अगेंस्ट वहां की जनता उभरी थी, तो राजपक्षे को भागना पड़ा। सिमिलरली ये सिचुएशन मुनीर नहीं चाहते, इसके लिए वो सोचे समझे धीरे-धीरे स्टेप्स ले रहे हैं। उन्होंने कंप्लीट पावर लेने के बाद इमरान खान को पागल घोषित किया है। अब इनके जनाजे का एक तरह से डिक्लेरेशन करना बाकी है। मेरा ये मानना है कि उनका इंतकाल हो चुका है, इमरान खान इज़ नो मोर। हालात तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं, लेकिन फिर बड़ा सवाल यही उठता है उमेश जी कि उनकी बहन ने अंदर जाकर क्या देखा था? क्या सच में पास जाकर इमरान खान से बात की थी, या दूर से उनको कोई दिखाया गया कि ये इमरान खान है, इनसे बात कर लो? क्या इसीलिए इतनी देरी लगाई जा रही थी कि किसी डुप्लीकेट को वहां प्लांट किया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पीटीआई के लोग भी चाहेंगे और पाकिस्तान की जनता भी चाहेगी। आखिरकार इमरान खान पाकिस्तान के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं और इसीलिए मुल्ला मुनीर की आंखों में भी खटक रहे हैं और शरीफ भाइयों की आंखों में भी खटक रहे हैं। लेकिन देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, क्या खबर आती है इमरान खान को लेकर। लेकिन अगर उनको गद्दार और उनको पागल करार दिया गया है और कहा जा रहा है कि उनकी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती, तो कोई ना कोई खतरनाक एजेंडा मुल्ला मुनीर के दिमाग में है जो पाक आर्मी के इस स्टेटमेंट के जरिए बाहर आया है। आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम मंजू जी।